Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 दिसंबर 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है अर्मेनिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट ऑफ लेह, या ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ऑफ गिलगित, या फिर ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अब दोस्तों इसके बारे में आप लोगों ने कल या फिर परसों कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अब नहीं पढ़ा है तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि पानी के अंदर चलने वाले जो अंडर सी चैरियट्स हैं ये नौसेना की ताकत बनने वाले हैं। और ये जो अंडर सी चैरियट्स दोस्तों तैयार किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मैरिन कमांडोज जिनको हम लोग मार्कोस बोलते हैं उनकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाने के साथ साथ मार्कोस को और ज़्यादा डेडली बनाने वाला है। तो इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जैसा आप देख पाओगे डेक्कन हेरल्ड ने पब्लिश किया है, इंडियन मेड अंडर सी चैरियट्स फॉर स्पेशल ऑपरेशंस टू बी एक्वायर्ड बाय नेवी, ऐसा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऐसा ही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने भी दोस्तों इसको एक्सप्लेन कर रखा है कि नेवी प्लान्स टू गेट अंडर सी चैरियट्स मेड इन इंडिया फॉर स्पेशल ऑपरेशंस। आइए मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्या ये स्पेशल ऑपरेशंस, किस स्पेशल ऑपरेशंस की बात की जा रही है, मार्कोस कौन है, हर एक एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये न्यूज़ हमारे पास में निकल कर आती है। हुआ क्या है, इंडियन नेवी प्लान ये कर रही है कि हम अपने देश में खुद का बनाया हुआ जो ये स्विमर डिलीवरी व्हीकल्स हैं, जिसको चैरियट्स बोला गया है, यानी कि पानी के अंदर चलने वाला एक छोटा सा रथ। अब क्या होता है, जैसे आपने सबमरीन का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी पनडुब्बियाँ होती हैं दोस्तों, पानी के अंदर चलती हैं वो, है ना। उसी सबमरीन का छोटा वर्जन आप कह सकते हो, छोटे साइज़ की पनडुब्बी, जिसको अंडर वाटर चैरियट के नाम से बोला गया है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडगेट सबमरीन्स। ठीक है, तो ये 2-3 नाम है इसके बारे में ध्यान रखना है। तो हम खुद से दोस्तों बना हुआ, यानी कि अपने देश के अंदर बना हुआ, मेड इन इंडिया, यहाँ पे जो हमारी नेवी है इसको परचेज करने की आज के समय पर एक प्लानिंग कर रही है। अब ये जो कोशिश की जा रही है, या फिर ये जो आप कह सकते हो अंडर सी चैरियट परचेज किए जा रहे हैं, इसके पीछे का मेन रीज़न है कि जो हमारे मैरिन कमांडोज हैं जिनको हम लोग मार्कोस बोलते हैं, जो बेसिकली आप कह सकते हो कि समुद्र के अंदर भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, सरफेस पर भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमें मान लो समुद्र के अंदर कोई स्पेशल ऑपरेशन चलाना है, तो उस स्पेशल ऑपरेशन को चलाने के लिए मार्कोस की ताकत को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये पर्टिकुलर स्टेप उठाया जा रहा है। तो ये न्यूज़ आपको समझ में आया। अब बोला यह जा रहा है कि जो ये चैरियट होगा, जो भी ये छोटी सबमरीन होगी, इसके अंदर ये क्षमता होगी कि लगभग ये 6 लोगों को लेकर ट्रैवल कर सके समुद्र के अंदर। और इसको पावर कहाँ से मिलेगी, चलेगी कैसे, तो इसके अंदर में लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाएगा दोस्तों। इस डिलीवरी व्हीकल का जो पूरा साइज़ आपको देखने को मिलेगा ये अच्छा खासा होगा। अच्छा खासा मतलब इसमें 6 लोग तो होंगे, साथ ही साथ में जो बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं दोस्तों, वो सिलेंडर्स यहाँ पर ये कैरी कर सकता है, स्पेशली ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंबस्शन के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा सबमरीन है वो लिथियम आयन बैटरी से चलेगा, यहाँ से पावर मिलेगी इसको। लेकिन ऑक्सीजन के लिए, मार्कोस की ऑक्सीजन के लिए दोस्तों यहाँ पर सिलेंडर्स होने ज़रूरी हैं। तो इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े जो सिलेंडर्स हैं वो भी कैरी किए जा सकेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि समुद्र के अंदर में ऑक्सीजन उनको मिलती रहेगी, लंबे समय तक वो पानी के अंदर रह सकेंगे, कोई इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है तो उसको वो चला सकेंगे। और बेसिकली अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, ज़रूरत क्या थी, पनडुब्बी थी तो हमारे पास में। दोस्तों सबमरीन बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की होती हैं
और कई सारे एरिया में स्पेशली शैलो वाटर्स में सबमरीन परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो जहाँ पे सबमरीन ना पहुँच पाए वहाँ पर ये हमारे अंडर सी चैरियट पहुँचेंगे। समझ गए? इसी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इसको तैयार किया गया। साथ ही साथ में बोला जा रहा है दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे जो वेपन्स वगैरह हैं वो भी लगाए जाएंगे ताकि अलग अलग प्रकार के जो ऑपरेशंस उनको परफॉर्म किया जा सके। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, चैरियट्स कैसे क्या हमने यूज़ किया है या फिर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर स्पेशली ये यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो अंडर सी चैरियट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है, एक स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म। दुनिया में ज़्यादातर जो एडवांस नेवीज़ हैं वो यहाँ पर यूज़ कर रही हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये व्हीकल यहाँ पे सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल भी होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, जहाज़ से लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, जहाज़ में रख कर ले आकर लॉन्च कर सकते हैं। सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। वो उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो अंडर सी चैरियट का साइज़ है वो ज़्यादा छोटा है या ज़्यादा बड़ा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसी वजह से हम उसको जहाज़ या सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में मैन्ड ह्यूमन टॉर्पीडोज़ को कहीं ना कहीं रेफर किया गया था एज अ चैरियट, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ हमको नजर आई थी। समझ गए? अब ये जो चैरियट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं चलाना शैलो वाटर्स में, जबकि सबमरीन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता शैलो वाटर में। तो इस चक्कर में यहाँ पे ऑपरेशंस नहीं सक्सेसफुल हो सकते सबमरीन से। तो इसी वजह से शैलो वाटर में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए अपने ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए दोस्तों इस प्रकार के चैरियट्स का यूज़ किया जाता है। इसके फंक्शंस क्या हैं, अब यहाँ पे इसका काम समझ लेते हैं। ये मेन काम करेगा क्या क्या ऑपरेशन चलाएगा। तो शैलो वाटर के अंदर में एक सर्विलांस करना, निगरानी रखना, प्लस यहाँ पे दुश्मन ने अगर यहाँ पे समुद्र के अंदर कुछ चीज़ इंस्टॉल कर दी है तो उसको यहाँ पर हटाना। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जैसे कि दुश्मन का जो पोर्ट होता है दोस्तों, बंदरगाह होता है, वहाँ पे जो जहाज़ होते हैं उनको यहाँ पर देखने का काम करना। ठीक है, उनके ऊपर निगरानी रखने का काम करना। अब वो काम सबमरीन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो अंडर सी चैरियट से ये कर सकते हैं। और इन्हीं चैरियट से हमारे मैरीन कमांडोज को और ताकत मिलेगी, उनके हाथ और ज़्यादा खुल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो दुश्मन के पाले में जाने पड़ते हैं। ठीक है, जानिए कि आप कह सकते हो दुश्मन का कोई बंदरगाह है, वहाँ पे जहाज़ हैं, वहाँ पे हम अपनी सबमरीन को लेकर नहीं जा सकते। तो ये अंडर सी चैरियट्स उनकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। और इसी चैरियट से दोस्तों कई सारे जो वेपन्स हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा इधर से उधर ऑपरेशंस को चलाने के लिए। अब सवाल ये उठता है, क्या हमने आज तक ऐसी कोई चीज़ इंडिया में यूज़ नहीं की? तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आपको पता है डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा पब्लिकली अवेलेबल होती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मतलब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि हमारी जो नेवी है वो इसका यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ सोर्सेस हमको ये बताते हैं कि इटालियन मेड जो चैरियट्स है वो कई सालों तक हमारी नेवी ने इस्तेमाल किया है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं। अब ये कन्फर्म्ड है या नहीं, बट यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर मेंशन किया गया है। और ये भी बताया गया है कि साल 2012 के समय पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड से बोला था इस प्रकार की 2 सबमरीन्स को बनाने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास में निकल कर आती है ना। फाइनली अब तो ये वाली इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है कि यहाँ इंडियन मेड अंडर सी चैरियट स्पेशल ऑपरेशन के लिए नेवी अभी खरीदना चाहता है, उसको आप कह सकते हो प्लानिंग कर रहा है परचेज करने की। अब ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है? मार्कोस के लिए। मैरीन कमांडोज कौन होते हैं वो जान लेते हैं। हमारे इंडियन नेवी के ही आप कह सकते हो एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स होती है मैरीन कमांडो। ठीक है, जो कि अपने ऑपरेशन को कंडक्ट करते हैं, अंडर सी भी कंडक्ट कर सकते हैं, यानी समुद्र के अंदर भी ऑपरेशन चला सकते हैं, सरफेस पर भी ऑपरेशन चला सकते हैं। मार्कोस को फाउंड किया गया था फरवरी 1987 में और इनको हम लोग मैरीन कमांडो फोर्स के नाम से जानते हैं। इनका मेन काम क्या है? बड़े बड़े ऑपरेशन चलाना, मैरीटाइम वॉरफेयर, टेररिज्म से लड़ना, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, रेस्क्यू मिशंस चलाना, ये सारे काम इनके देखने को मिलता है। रेड्स वगैरह करने के काम भी दोस्तों इनके पास में हो जाते हैं। ये सारे फंक्शंस आपको मार्कोस के देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था पर्टिकुलर डिस्कशन। ध्यान रखना ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ में, ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड डेटा मैंने अभी आपको दिखाया स्क्रीन पर नीचे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन बना एग्जामिनेशन में तो वहीं से बनेगा। और मैं आपको बता दूं ऐसे कई सारे जो क्वेश्चंस ऑपरेशंस को लेकर वो बन चुके हैं ऑलरेडी सिलेबस के अंदर में। ठीक है, तो ज़रूर से याद रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब जो अगला आर्टिकल है बेसिकली ये कोई मतलब डिटेल्ड आर्टिकल नहीं। आज के न्यूज़पेपर में एक छोटा सा फोटो दिया गया है और ऐसे वाले फोटो कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके नीचे 1-2 लाइन में छोटी सी छिपी हुई इन्फॉर्मेशन होती है और वो इन्फॉर्मेशन से संबंधित क्वेश्चंस बने हैं पहले भी। अभी आपने देखा होगा 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है इसमें कितने अजीबोगरीब कई सारे क्वेश्चन थे और ओरेंगुटन को लेकर एक बहुत अजीबोगरीब सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उसके बेसिस पर अगर हम देखें ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलें क्योंकि जैसा यूपीएससी चल रहा है उसके हिसाब से तो ये आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपको ये फोटो दिख रहा है ये कहाँ का है?
ये नई दिल्ली का फ़ोटो है दोस्तों। यमुना नदी का फ़ोटो आपको ये दिख रहा होगा। यमुना नदी के ऊपर ये जो चिड़ियाँ उड़ रही हैं, इनका नाम है सीगल्स, SEAGULLS। तो ये अभी यमुना नदी के ऊपर उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं सीगल्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपने जानना होगा, क्योंकि बहुत कम ये न्यूज़ में रहती हैं। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं, वो इधर उधर से मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर ली हैं। ज़रा इसको यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनना। पहले तो आप लोग दोस्तों इस वाली बर्ड को देख सकते हो। ये जो बर्ड आपको दिख रही है वाइट कलर की, जिसकी जो बीक है, जो चोंच है, वो येलो कलर की नज़र आ रही होगी, यही है सीगल। इसके कुछ स्पेशल फीचर भी हैं। पहले हम इसके फिजिकल फीचर की बात करते हैं। तो जो सीगल्स हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा वाइट ही होती हैं या पूरी वाइट होती हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत पैटर्न होते हैं, जैसे आप देख पाओगे पीछे ग्रे कलर का पैटर्न है, ब्राउन कलर, इवन यहाँ पर ब्लैक टेप्ड फेदर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जिनके फेदर होते हैं उस पर यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लैक कलर भी नज़र आता है। और लगभग 50 से ज़्यादा स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं इन सीगल की। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है इनका जो पंजा है ना, वो एक जाल की तरह बना हुआ होता है, और ये मदद करता है कि जब ये समुद्र के ऊपर उड़ती हैं, क्योंकि ये कह सकते हो कि एक सी बर्ड है, समुद्र के ऊपर लंबी लंबी उड़ान भरती हैं, ये माइग्रेट करती हैं एक देश से दूसरे देश के अंदर में। तो यहाँ पर ये वाटर के ऊपर आराम से यहाँ पर स्लिप करके अपने शिकार को कर सकें। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर इनका जो पंजा है उसके अंदर में कई सारे प्रकार के जो जाल जैसी चीज़ें वो यहाँ पे नज़र आती है। इनकी जो आँख हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, एक्सीलेंट विजन होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है इनकी आँखों के अंदर में जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कहोगे तो बहुत ऊंचाई से भी एक छोटा सा डॉट भी यहाँ पर ये देखने की क्षमता रखती हैं। अब आता है सबसे खास पॉइंट। अगर आपसे कुछ पूछा गया दोस्तों तो ये लाइन पूछी जा सकती है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और इसको याद रखना हमेशा अपने दिमाग में। क्या है कि जो ये सीगल है दोस्तों, इस समुद्र के ऊपर उड़ान भरती है, लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर करती है। जब इनको पानी पीना होता है तो समुद्र का पानी पी लेती है। अब समुद्र का पानी कैसे पिया जाए? इतना खारा पानी होता है, इतना ज़्यादा नमक उसमें प्रेजेंट होता है, नमकीन पानी होता है, किसी भी इंसान को मार दे वो समुद्र का पानी। तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर में एक यूनिक चीज़ नज़र आती है। तो दोस्तों ये जो आपको बर्ड दिख रही है ना, इसकी आंखों के ऊपर एक सॉल्ट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो सॉल्ट ग्लैंड क्या करता है, वो ग्लैंड इसकी बॉडी से सारे नमक को रिमूव कर देता है। और एक बार जब सॉल्ट सारा रिमूव हो जाता है तो इसके बॉडी के थ्रू, ठीक है, यानी कि कह सकते हो उसकी जो बॉडी है, इसके वो सॉल्ट सारा इसकी बॉडी से रिमूव करता है इसकी नाक के माध्यम से, नॉस्ट्रल्स के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर इसकी स्पेशल बात है, ध्यान रखना। ऐसे ही कुछ उटपटांग सा ओरेंगुटन को लेकर सवाल पूछा गया था, आप चेक करना। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। आगे आते हैं, उसका दिन के डाइट वगैरह की बात करेंगे तो मतलब हर चीज़ खाते हैं ये बर्ड जो है, स्पेशली जो फिश है, इंसेक्ट्स है, फ्रूट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये खाने का काम करती हैं। इनकी जो हंटिंग स्किल्स है वो काफ़ी शानदार हैं, यानी कि ये वाटर सरफेस पर, यानी ऊपर समुद्र के ऊपर हल्का सा पैर अपना रख कर मछली को पकड़ने की ताकत रखती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई सीगल को लेकर। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के लिए। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास पे एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पे डेली करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, सीगल वाला आर्टिकल डिस्कस किया, फिर नेवी वाला आर्टिकल डिस्कस किया। दोनों आर्टिकल में जो पीछे का डेटा था, बैकग्राउंड डेटा जो आपने स्क्रीन पर नीचे देखा, वो आपके नोट्स हैं। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाएं, क्या लिखें क्या ना लिखें। अब यहाँ पर आप इसको लिखने भी बैठते हो तो कई सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा लिख देते हो, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, घंटों लगा देते हैं, है ना, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उसका एक सोल्यूशन यही है कि आपको ये जो सारा बैकग्राउंड डेटा है दोस्तों, उसका PDF कंपाइल करके दिया जाता है। वो PDF थोड़ा स्पेशल फॉर्मेट में होता है, यानी कि आप उसको प्रिंट आउट वगैरह अगर निकलवाना चाहो तो आप निकलवा सकते हो। और वो PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। आपका काम आसान कर देता है, नोट्स बनाने की जो दिक्कत है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और सारा करंट अफेयर का कंटेंट दोस्तों उसी ग्रुप में सिक्योर रहता है। डेट वाइज कंटेंट पड़ा है, किसी भी तारीख का आप ओपन कर सकते हो, PDF पढ़ सकते हो, पढ़ के डिलीट कर दो। डिलीट कर दें मतलब स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं, कई सारे लोगों को स्टोरेज का इशू होता है, स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको ज्वाइन करके रखोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। जब मैंने कहा कोई सी भी तारीख का PDF ओपन किया, आपने करना क्या है, मॉर्निंग में आया वीडियो देखकर अपने बाकी स्टैटिक पोर्शन पर लग जाना है, क्योंकि बाकी एनर्जी आपने वेस्ट नहीं करनी है लिखने विखने में। बाकी पढ़ाई करो, फिर रात में सोने से पहले जब ग्रुप में PDF अवेलेबल होगा उसको पढ़ लेना और आपका रिवीजन भी हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एक ग्रुप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आपकी डायरेक्ट हेल्प हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर एक ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने हमेशा के लिए, या फिर कह सकते हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है,
ये सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। ये अमाउंट जो आप इधर उधर खर्च देते होंगे ऐसे ही। अब आपने अगर ग्रुप ज्वाइन करना है तो करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ या मुझे ग्रुप ज्वाइन करना, इस प्रकार का कोई मैसेज कर देना। आपको वहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना कि मुझे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं इस ग्रुप के, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकता हूँ। आपको गारंटी देता हूँ आप ग्रुप ज्वाइन करोगे, कुछ दिनों में लगेगा यार मेरा अमाउंट था वो रिकवर हो गया, अब तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा में चल रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको फील होनी डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों अपने आप को पूरा सेटिस्फाई करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करना। बाकी एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो यार। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 5000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में चाहो तो आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे जाओगे, लिखोगे दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए वापस आता है न्यूज़ पर। अब यह न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा लंबा जाने वाले हैं इस आर्टिकल में हम लोग, लेकिन एक क्लैरिटी भी मिलनी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे, ये जो दोनों देश हैं, दोनों देश के जो मिनिस्टर्स हैं वो दोस्तों अभी भारत के साथ में व्यापार को लेकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ना क्या है, हम लोगों ने कई सारी कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर फोकस किया है। होता क्या एग्जैक्टली कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर किसी भी देश के साथ में हो जाएगा तो वहाँ पे जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, इसमें काफ़ी छूट मिलती है। अब सपोज़ यहाँ पे कंट्री ए है और कंट्री बी है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये इस प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई हो गया, इससे क्या फ़ायदा होगा, दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा था पहले, एक दूसरे के ऊपर ये कई सारे टैरिफ्स, अलग अलग चार्जेस लगा रहे थे, वो सब चार्जेस हटा देंगे, जिससे व्यापार थोड़ा सस्ता हो जाएगा और व्यापार बढ़ जाएगा, एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा ट्रेड के अंदर में। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कई सारे प्रकार के होते हैं। अब यहीं पर ना एक और एग्रीमेंट आता है जिसको बोलते हैं टेपा, ठीक है। टेपा की फुल फॉर्म है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, समझ गए। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट की अभी बातचीत चल रही है भारत और यूरोप के बीच में, और ये बातचीत लंबे समय से चल रही है। मैंने इस साल 2023 की बात कर रहा हूं, मैं मई के महीने में भी आपको ये पढ़ाया हुआ है। तो जो हमारा EFTA क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इस EFTA के अंदर में 4 देश आते हैं दोस्तों। वो 4 देश कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, लिख लो अगर चाहो तो। वो 4 देश हैं आइसलैंड, उसके बाद यहाँ पे दूसरा देश है लिechtenstein, अब पता नहीं यार इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा तो यहाँ पर है लिechtenstein, फिर तीसरा है नॉर्वे और चौथा है स्विट्ज़रलैंड। तो इन चारों देशों का ये ग्रुप है EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो दोस्तों हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम यानी इंडिया जो है वो EFTA के इसी ग्रुप के साथ में टेपा एग्रीमेंट कर सके। लंबे समय से डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, और ये जो 4 देश हैं EFTA के, इन्होंने अलग अलग देशों के साथ में ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। अलग अलग देशों के साथ में 30 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, और ये चारों देश अभी डिस्कशंस कर रहे हैं भारत, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कोसोवो के साथ में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ में, जहाँ पर हमारा मेन स्पेशल पर्सपेक्टिव इनका यह है कि हम व्यापार को बढ़ावा दे सकें। क्योंकि दोस्तों अगर ये एग्रीमेंट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो इससे केवल एक को फ़ायदा नहीं होगा, दोनों को फ़ायदा होगा। इन चारों देशों को भी होगा और भारत को भी होगा। एक दूसरे का मार्केट का एक्सेस मिलेगा, भारत को बहुत सपोर्ट मिलेगा, और उन लोगों को यहाँ पर हाई स्किल्ड जो कह सकते हो प्रोफेशनल्स है वो मिलेंगे इंडिया के। अब क्या है पूरा मैटर, इसको थोड़ा और डिटेल से देखते हैं। स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या था, देखो मैं आपको थोड़े दिनों पहले की न्यूज़ ही बताता हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को एक साथ मिला लो और देख सको आर्टिकल का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। क्योंकि ये इस साल में 4-5 बार न्यूज़ बना है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सिंपल सी बात है। तो हुआ क्या, जो EFTA है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसके सेक्रेटरी जनरल, इन्होंने जोर दिया है किस चीज़ के ऊपर में, टेपा एग्रीमेंट के ऊपर। टेपा क्या है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब ये टेपा एग्रीमेंट किस किस के बीच में हो, भारत के बीच में और इस EFTA के 4 देशों के बीच में। और इस EFTA के 4 देश कौन कौन से हैं, आइसलैंड, उसके बाद यहाँ पर लिechtenstein, देन उसके बाद में नॉर्वे, देन उसके बाद में स्विट्ज़रलैंड। ये हमारे 4 कंट्रीज़ हैं EFTA के। अब इतना ध्यान रखना, अब आगे जो अब होगा तो मैं बार बार इन चारों कंट्रीज़ का नाम लेकर नहीं बताऊंगा। इतना ध्यान रखना कि EFTA के अंदर वो 4 कंट्रीज़ हैं। टेपा प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो करने की बात की गई है भारत और इन EFTA के बीच में। हुआ क्या, इस बार अप्रैल 2023 में इन चारों देशों के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग भी हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर में। डिस्कशन हुआ था कि किस तरीके से इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी जो रिजल्ट है वो निकल कर नहीं आया,
ठीक है, इनका मेन मकसद ये है कि जितने भी मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, उन सबको यहाँ पर आप कह सकते हो रिजॉल्व किया जाए और आपस में रिलेशंस को, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत किया जाए। ठीक है, तो इन पांचों देशों का, 4 वो और 1 इंडिया, इनका सबका मेन पर्पस क्या है? एक दूसरे के साथ में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना, उसकी गहराई को और ज़्यादा लेकर जाना, जिससे क्या होगा, ट्रेडिंग में एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपसे EFTA के बारे में कुछ बेसिक चीज़ अगर पूछी जाएगी तो प्लीज़ आप लोग अब बता सकते हो। ठीक है, 4 कंट्रीज़ का नाम तो आपको पता है, क्लियर हो गया। लेकिन EFTA दोस्तों एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि जो ये 4 देश हैं, इनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क कर रही हैं। यहाँ पर इस बॉडी को एस्टेब्लिश किया गया था 1960 के अंदर में, एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड ब्लॉक के तौर पर। ठीक है, यानी यूरोपियन स्टेट का अपना खुद का इनका ट्रेड ब्लॉक था, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव इन चारों ने मिलकर लॉन्च किया, क्योंकि ये चारों यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, नहीं है, सिंपल सी बात है। अब बात क्या आती है कि अगर ये जो EFTA स्टेट हैं, इनके साथ में अग्रीमेंट हो जाता है तो भारत को क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों भारत को बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? इनके साथ में अग्रीमेंट करने से एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला ह्यूमन रिसोर्स। तो ये जो EFTA कंट्री है, भले ही छोटे छोटे देश आपको ये चारों देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत छोटी सी है, थोड़ी सी है, मतलब केवल 14 मिलियन के आसपास की पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन इनकी जो इकोनॉमी है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इनोवेटिव में बहुत आगे, इनोवेशन में आ गए, कॉम्पिटिवनेस में आ गए, वेल्थ क्रिएशन पर इनहेबिटेंट के हिसाब से बहुत आगे। इस देश में बहुत पैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा है, लोगों की अर्निंग ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी। दूसरा, व्यापार। अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा EFTA है दोस्तों, ये 10th लार्जेस्ट मर्चेंडाइज ट्रेडर्स माने जाते हैं पूरे दुनिया भर में, और 8वें लार्जेस्ट सर्विस ट्रेडर्स माने जाते हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, 2021 में जो इन चारों देशों ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो लगभग 1.3 ट्रिलियन US का किया है। क्लियर? तो ट्रेडिंग के मामले में ये आप कह सकते हो बीस्ट की तरह काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं वर्ल्ड लीडर्स की। तो जो EFTA की कंपनीज हैं, इन चारों देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है दोस्तों, वो दुनिया में लीड कर रही हैं। चाहे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात कर लो, यहाँ से आती हैं कई सारे देशों की कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, जियोथर्मल रिलेटेड टेक्नोलॉजी, मैरीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी रिलेटेड सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब सेक्टर में दोस्तों ये चारों देश लीड कर रहे हैं, दुनिया के लीडर्स माने जाते हैं। तो EFTA का जो ये ट्रेड एग्रीमेंट है, अगर हम इसका इतिहास देखें, यानी कि कितना ज़्यादा सक्सेसफुल ये रहा पूरा एग्रीमेंट, यानी ये चारों देशों ने जिसके साथ भी एग्रीमेंट किया, कितना सक्सेसफुल रहा दोस्तों। इनका रिकॉर्ड जो है पुराने ज़माने का अच्छा है। जितने भी कंट्रीज, 40 देशों के साथ में उन्होंने इस प्रकार का एग्रीमेंट किया है, सबके साथ में बढ़िया तरीके से फ़ायदा हुआ है। यानी जिन देशों के साथ में एग्रीमेंट किया उनको भी फ़ायदा हुआ और इनको भी फ़ायदा हुआ। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी ये लोग कुछ और फोकस कर रहे हैं कि कुछ और कंट्रीज़ के साथ में इस प्रकार का एग्रीमेंट किया जाए। वो कंट्रीज़ कौन कौन सी अभी मैंने आपको बता दिया। नेगोशिएशन अभी बातचीत चल रही है, इंडिया के साथ में भी चल रही है, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम के साथ में भी चल रही है। ठीक है, ये बातचीत किस चीज़ की चल रही है? एक अग्रीमेंट करने की। वो अग्रीमेंट कौन सा है? वो है टेपा अग्रीमेंट, अभी जो हमने पढ़ा, ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये एक प्रकार का इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, जिसका मेन पर्पस क्या होने वाला है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये टेपा अग्रीमेंट क्या करेगा? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बड़े लेवल पर कवर करेगा। यानी कि अगर ये अग्रीमेंट हो जाता है तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार वो भी कवर होगा, इन्वेस्टमेंट भी कवर होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपटीशन की जितनी नीतियां हैं, सरकार का प्रोक्योरमेंट, हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर किया जाएगा। दूसरी चीज़ होगी फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो अग्रीमेंट है ये बहुत ज़्यादा छूट देगा। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो साइन करने होंगे एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ में, ऐसा नहीं है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, काफ़ी छूट मिलेगी दोस्तों, जिससे ये अग्रीमेंट जो देश कर रहा है इनके साथ में उसको और ज़्यादा फायदा मिलेगा और वो यहाँ पर आएगा भी, ऑब्वियस सी बात है। उसकी ज़रूरत के हिसाब से अग्रीमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरी चीज़ है म्यूचुअल बेनिफिट्स। टेपा अग्रीमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि दोनों ही पार्टीज़ को फ़ायदा हो, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। केवल एक साइड फ़ायदा ना हो, दोनों को फ़ायदा हो। दोनों के देश में जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो, इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव हो, दोनों देशों में जॉब्स क्रिएट हो, ये यहाँ पर मेन पर्पज़ होता है। फिर बात है स्ट्रॉन्गर प्रोविजंस की। जो टेपा अग्रीमेंट है ये अक्सर क्या करता है, एक बहुत ही ज़्यादा सख्त जो प्रोविजन, जो प्रावधान है लेबर को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर, उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट्स होते हैं, है ना, कोई विवाद वगैरह हो गया है तो उसको, मामले को अच्छे तरीके से सेटल करना, उसको लेकर भी यहाँ पे प्रावधान वगैरह देखने को मिलते हैं। हर एक तौर तरीके हैं, ज़्यादा मैटर उठता नहीं है, आपस में रिजॉल्व करने की क्षमता रखी जाती है इस टेपा अग्रीमेंट के तहत। तो ये कहलाता है टेपा अग्रीमेंट।
अब इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं अगर ये किसी भी देश के साथ में एग्रीमेंट कर लिया जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर ये टेपा एग्रीमेंट भारत और ईएफटीए के बीच में हो जाता है तो इससे इन चारों देश और प्लस इंडिया, इनके पार्टनरशिप इंप्रूव होगी। दोनों कंट्रीज क्योंकि दोनों तरफ डेमोक्रेटिक पार्टनर्स हैं, इनके जो ट्रस्ट है बीच में वो इंप्रूव होगा, डेवलपमेंट इंप्रूव होगा, जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर प्रमोट होती हुई नजर आएगी। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भारत के ऊपर आज के समय पर दुनिया भर से प्रेशर पड़ रहा है कि भैया अपना पोल्यूशन कंट्रोल करो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाओ। अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के मामले में हमारे पास में इतना ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं है, इतना ज़्यादा हम आगे नहीं हैं दोस्तों, लेकिन ये कंट्रीज़ बहुत आगे हैं। तो ये कंट्रीज़ हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर बात आती है मार्केट एक्सेस की। अब भारत का मार्केट भी बहुत बड़ा है और उन चारों देशों का मार्केट भी बहुत बड़ा है, दोनों को एक दूसरे का मार्केट मिलेगा, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट इंप्रूव होंगे। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो इससे मैं आपको बता दूं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर, लगभग आप कह सकते हो मतलब कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट आ चुका है। लेकिन हमारा मेन पर्पज़ ये होगा कि आगे और भी इन्वेस्टमेंट आए। तो टेपा एग्रीमेंट से यहाँ पे क्या होगा, भारत में इन्वेस्टमेंट तेजी से इंक्रीज होगा हर एक सेक्टर में, चाहे वो मशीनरी हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, फार्मास्यूटिकल हो, कंस्ट्रक्शन हो, हर जगह पर। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, इससे बेनिफिट यहाँ पर इन देशों को भी होगा। इनको जो इंडिया की हाई स्किल्ड वर्कफोर्स है वो यहाँ पर मिलेगी सर्विस सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इनको बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स चाहिए आगे काम करने के लिए, तो इंडिया हेल्प कर सकता है। प्लस इंडिया को इनकी 400 कंपनी से डायरेक्टली फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, इनकी कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, जिसमें बहुत सारी जो जॉब्स है वो जनरेट हुई हुई हैं, तो इंडिया के लोगों को वहाँ पे जॉब मिली हुई हैं। तो ये दोस्तों आप इस तरीके से फ़ायदा देख सकते हो। और अब ये अग्रीमेंट हो जाएगा तो इससे ये जो फ़ायदा है ये और बढ़ जाएगा, ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, ज़्यादा इंडियन लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब की। फिर बात आती है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की। तो आपको बता ही चुका हूँ भारत का मेन पर्पज़ क्या है कि भाई अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं, जो भी आज के समय पर हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, 2030 तक इसको रिन्यूएबल के तौर पर बदल देना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। ये कैसे होगा? सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल पावर में काम करना होगा। और इन सभी सेक्टर में दोस्तों ये चारों के चारों देश बहुत आगे हैं। आपने पढ़ा होगा जियोथर्मल इंडस्ट्री के बारे में, ये चारों देश बहुत आगे हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में। तो ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं दोस्तों, ये भारत की इस ग्रीन ग्रोथ एस्पिरेशंस के अंदर हेल्प कर सकती हैं अपनी टेक्नोलॉजी को हमें प्रोवाइड करवा कर। तो ऐसे भी हमको ये फ़ायदा हो सकता है। तो ये एग्रीमेंट करना कितना ज़रूरी है ये हम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है इस आर्टिकल का, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये जो EFTA है ये ऑलरेडी भारत का नवा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दोस्तों। जो भारत का टोटल व्यापार था 2020-21 में, उसका 2.5% ट्रेड हमने इन चारों देशों से किया। और जो मेन आइटम्स भारत ने एक्सपोर्ट किए थे इन चारों देशों को, उसमें कपड़ा, केमिकल, जेम, ज्वेलरी, उसके बाद मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स था। लेकिन इनसे जो हमने सामान इंपोर्ट किया उसमें अगेन मशीनरी, केमिकल्स, प्रीशियस मेटल, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर ये तो हो गई बात हमारे पूरे कंप्लीट रिलेशंस की कि भाई क्या है एग्रीमेंट, कैसे काम करेगा, व्यापार में कैसा फोकस रहेगा, ये हर एक एस्पेक्ट आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों बताए बात यहाँ पर यह है कि भारत को लेकर अगर मैं बात करूँ, ये जो EFTA के 4 देश हैं, इन चारों देशों के साथ में इंडिया के रिलेशंस किस प्रकार से, अगर आपने वो रिलेशंस पढ़ने तो चारों देशों के साथ में मैंने रिलेशंस थोड़े थोड़े मेंशन कर दिए हैं, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहीं पर, ठीक है। तो आपका एक जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। तो भारत और स्विट्जरलैंड, क्योंकि आपको पता है EFTA का जो पहला देश है वो स्विट्जरलैंड है, तो भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में रिलेशंस कैसे हैं दोस्तों? इनके बीच में कई सारे प्रकार के एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। साइंटिफिक कॉपरेशन एग्रीमेंट, टेक्निकल एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन कर रखे हैं, और साथ में हम लोग कई सारे रिसर्च प्रोग्राम भी चलाते हैं। स्किल ट्रेनिंग कोलैबोरेशन हो चुका है दोनों देशों के बीच में, है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देख पाओगे, स्विट्जरलैंड जो है 12th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत के अंदर में। जो इंडिया में FDI आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसमें से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्विट्जरलैंड का भी आया है 2000 से लेकर 2019 के बीच में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड सपोर्टिव है इंडिया के प्रति। दूसरा, इंडिया और नॉर्वे के रिलेशंस। तो भारत और नॉर्वे का जो मेन टास्क है वो है ब्लू इकॉनमी, ठीक है। हम लोग समुद्र का एक प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकें, और यही हम लोगों ने ब्लू इकॉनमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दोनों देशों ने मिलकर लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था 2020 में, ठीक है। और आज के समय पर 100 से ज़्यादा नॉर्वे की अलग अलग जो कंपनीज है वो भारत में काम कर रही हैं। नॉर्वेजियन पेंशन फंड ग्लोबल जो है ये भी इंडिया का एक बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर आपको देखने को मिल जाता है, क्लियर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख पाओगे भारत और आइसलैंड के रिलेशन, क्योंकि EFTA में तीसरा देश आइसलैंड है, ठीक है। पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा नॉर्वे, तीसरा आइसलैंड। तो भारत और आइसलैंड के संबंध अगर आप देख पाओगे, इनका जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो 1972 में पूरी तरह से स्टेब्लिश करे गए थे,
इनके जो रिलेशंस हैं वो 2005 से ज़्यादा मजबूत हुए, जब इनके बीच में हाई लेवल की विजिट और एक्सचेंजेस वगैरह होने लगे। इंडिया और आइसलैंड दोनों डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, मल्टीलैटरलिज्म कंट्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आइसलैंड भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करता है कि भारत को भी एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंडिया और आइसलैंड दोनों आज के समय पर मिलकर व्यापार को लेकर, रिन्यूएबल एनर्जी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कल्चर, डेवलपमेंट को लेकर कॉपरेट करते हैं। ये दोनों कंट्रीज इस मामले में काम करते हैं। कई सारे एग्रीमेंट्स इन दोनों ने मिलकर साथ में साइन किए हैं ताकि इकोनॉमी में ज़्यादा कॉपरेट कर सकें। जैसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया कि भाई जो डबल टैक्स हो रहा है उसको हटाया जाए। फिर उसके बाद में जो फोर्थ कंट्री है जिसके साथ में भारत के रिलेशंस है वो है इंडिया लाइटेनस्टाइन रिलेशन। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में अगर आप देखोगे तो इन दोनों के भी फ्रेंडली रिलेशंस हैं, ठीक है, आपस में कॉपरेट करके काम करते हैं। जो इनका बायलैटरल ट्रेड है दोस्तों, जो व्यापार है इन दोनों देशों के बीच का, 2016 से 17 के बीच में 1.59 मिलियन यूएस डॉलर का पहुंचा, अपने आप में हाईएस्ट लेवल पर था उस समय पर, ठीक है। फिर इनके बीच में हाई लेवल के विजिट्स वगैरह हुई जिससे इनके रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हुए। इनके बीच में भी कई सारे प्रकार के एग्रीमेंट हुए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये देश भी भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट करता है। ये भी एक बड़ी बात है आइसलैंड के तरह। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। कंप्लीट आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ लिया है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे आया, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी हो दोस्तों। क्या है एग्रीमेंट, कैसे काम करता है, टेपा क्या है, ईएफटीए क्या है, एग्रीमेंट के क्या फ़ायदे होंगे, टेपा के क्या फ़ायदे होंगे, इन चारों देशों के साथ में भारत के रिलेशंस कैसे हैं। अब ये आर्टिकल आगे फ्यूचर में अगर ये न्यूज़ में आता है ना, तो आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा इकट्ठा हो चुका है। क्लियर? चलिए, इस तरीके से आपने हर एक आर्टिकल को कवर करना है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी और जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर के महीने में पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया था, जिसके तहत यहाँ पर मेन पर्पज़ ये था कि काफ़ी सारे जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, मोची, कुम्हार, इन सब की बात कर रहे हैं हम लोग, इनको स्किल्स प्रोवाइड करवाए जाएँ। तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की थी सितंबर में। पहले मैं आपको पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बताऊंगा, एक बेस क्लियर हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ पर ये आर्टिकल पढ़ाऊंगा जिससे आपको पूरी तरह से मामला समझ में आ जाएगा। ये स्कीम समझने के लिए ये इकलौता फोटो आपके लिए इनफ रहेगा, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देने का काम करेगा। तो दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। केंद्र सरकार सारा खर्चा कर रही है। इस स्कीम का मेन पर्पज़ है जो भी यहाँ पे हमारे कारीगर हैं, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, उनको सपोर्ट करना, स्पेशली गाँव के अंदर और शहरों के अंदर में। तो इस स्कीम के तहत 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है और 18 अलग अलग प्रोफेशंस को इसमें कवर किया गया है। वो 18 प्रोफेशंस कौन कौन से हैं? कारपेंटर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हो कि बोट मेकर जो नाव वगैरह बनाते हैं, आर्मर हो गया, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार हो गया, टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी सोनार हो गया, पॉटर यानी कुम्हार हो गया, स्कल्पचर यानी मूर्तिकार हो गया जो मूर्ति वगैरह बनाता है, कॉबलर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर मासन यानी राजमिस्त्री, देन उसके बाद में यहाँ पर बास्केट मेकर, डॉल टॉय मेकर, बार्बर, उसके अलावा गार्लैंड मेकर, वॉशरमैन, टेलर, फिशिंग नेट मेकर। तो इस प्रकार के जो दोस्तों यहाँ पे 18 अलग अलग व्यापार हैं, 18 अलग अलग प्रोफेशंस हैं, इनको अभी कवर किया गया है पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत, ठीक है। तो सितंबर में स्कीम लाई गई थी, अगस्त में लाई गई थी, ठीक है। कैबिनेट का डिसीजन बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे अगस्त को किया गया था। तो हुआ क्या, जब यहाँ पर ये 18 प्रोफेशंस चूज़ किए गए, भाई इनके लिए स्कीम है, तो इनको क्या होगा। तो दोस्तों, जो आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन है, इनको पहले तो एक रिकग्निशन आईडी दी जाएगी, इनकी पहचान के लिए आईडी दी जाएगी, पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। और इस पर्टिकुलर सपोर्ट से इनको उधार मिल सकता है 1 लाख रुपए तक का। पहले 1 लाख रुपए तक का उधार मिल सकता है, बाद में 2 लाख रुपए तक का उधार मिल सकता है दोस्तों। और इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर बहुत कम है, 5% के इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर ये उधार उठा सकते हैं। ये आप कह सकते हो क्रेडिट सपोर्ट इनको दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में जो स्कीम, इसका मेन पर्पस क्या है, ये जो सभी यहाँ पर ट्रेडिशन के अंदर में काम कर रहे हैं दोस्तों, इनके स्किल्स के ऊपर काम करना, इनको इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, इनको एक अच्छा मार्केट देना, मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम दोस्तों पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत किया जा रहा है। तो हुआ क्या, ये तो समझ में आ गया भैया, क्रेडिट सपोर्ट के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम काम कर रही है, ये मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया, इनको क्रेडिट सपोर्ट स्पेशली दिया जाएगा। अब बात देखो, आपको ये नज़र आएगी कि हुआ क्या, इसके लिए एप्लीकेशंस फॉर्म मांगे गए थे, भाई कौन कौन इसके लिए अप्लाई करेगा। अब क्या हुआ, इसमें से 21.15 लाख एप्लीकेशंस रिसीव कर लिए जा चुके हैं। 21,15,000
एप्लीकेशंस पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत रिसीव हो चुके हैं, ऐसा खुद यहाँ पर हमारी स्किल मिनिस्ट्री का कहना है। सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस आए वो कर्नाटका से आए, दूसरा वेस्ट बंगाल से, तीसरा असम से, चौथा उत्तर प्रदेश से और पांचवा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस किस किस के आए, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इनको ट्रेनिंग वगैरह मतलब स्किल सीखने के जो एप्लीकेशंस है स्पेशली, वो आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आए दर्जी के, 9 लाख 10 लाख के आसपास दर्जी के एप्लीकेशंस आए, है ना। 4.5 लाख के आसपास एप्लीकेशंस आए दूसरे प्रोफेशन से, मिस्त्री के, फिर कारपेंटर के, बार्बर के, इस प्रकार के एप्लीकेशंस आए ताकि इनको स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाए। समझ गए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो विश्वकर्मा स्कीम है वो काम करती है। तो आपको मैंने बेसिक समझाया, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर मैंने ये न्यूज़ बताया। ये न्यूज़ क्या है, विश्वकर्मा स्कीम क्या है, ये भी इसमें ही एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना फाइनली आता है हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हमारे पास में। जैसे एक एडिटोरियल यहाँ पर द हिंदू का ये हैप्पी मैन जैकब ने लिखा है। ये बात करते हैं भारत के जो आस पड़ोस के जो देश, हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, है ना, वो कैसे भारत के लिए एक चिंता बनती चली जा रही हैं, उसके बारे में इन्होंने आर्टिकल डिस्कस किया है। समझेंगे, इसके कुछ सोल्यूशन बताएं, वो भी आपको समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर राइटर हैं बिनोय विश्वम साहब। इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि भैया जो गर्मी है, जो एयर पोल्यूशन है, इसको लेकर जो गवर्नमेंट है वो कितने गलत कदम उठा रही है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने कई सारे प्रकार के प्रॉमिस किए लेकिन कोई भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। उसके बारे में ये बात करते हैं कि भाई जो प्रॉमिस किए गए थे वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करे गए। ठीक है, इसको लेकर सही सुधार की ज़रूरत है, इस प्रकार की यहाँ पर ये मांग करते हैं। तो समझेंगे स्पेशली यहाँ पर इनका क्या है कहना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वाले एडिटोरियल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब कुछ यहाँ पर रिटन फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड करवा दिया गया है। करना क्या है, हमेशा की तरह स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। चलिए क्या बात की जा रही है। तो यहाँ पे पहले चीज़ हम समझते हैं आखिरकार राइटर ने आर्टिकल क्यों लिखा। तो इसलिए लिखा क्योंकि देखो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों, इसने कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय पर कई सारी प्रकार की चुनौतियां अपने आस पड़ोस के देशों से फेस की हैं, चाहे वो बांग्लादेश क्यों ना हो, श्रीलंका क्यों ना हो, चाइना क्यों ना हो, पाकिस्तान क्यों ना हो। ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। म्यांमार क्यों ना हो, वो भी है। ठीक है, ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं, कहीं ना कहीं बॉर्डर्स को भी हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं। समझ गए। अब हुआ क्या कि कहीं ना कहीं साउथ एशिया में दोस्तों अगर आप देखोगे तो इंडिया को आज के समय पर ग्लोबल साउथ का लीडर के तौर पर देखा जाता है। भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल भी है हमारे साउथ में, लेकिन हमें कुछ चुनौतियों से गुजरना पड़ रहा है जो कि हमारे आसपास के पड़ोसी देश हमारे लिए चुनौतियां जनरेट कर रहे हैं। और आने वाले समय पर ये चुनौतियां भारत के लिए और बढ़ने वाली हैं। कैसे बढ़ेंगी वो भी आपको समझाऊंगा। अब हुआ क्या, जो ये पूरा साउथ एशियन रीजन है, ठीक है, जहां पर इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है दोस्तों, यहीं पर क्या हुआ है, बहुत सारा जो हमारा पावरफुल नेबर है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर चाइना एक पावरफुल कंट्री है दोस्तों। ये भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ चले जा रहा है। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। राइटर बोलते हैं कि आखिरकार इंडिया को लेकर क्या क्या दुविधा है, स्पेशली करंट जियोपॉलिटिक्स के अंदर में क्या दिक्कत है। तो आज जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने नेबरहुड की वजह से, इस प्रॉब्लम को 3 प्रकार के डिलेमाज में कवर किया गया है। पहला डिलेमा है पॉलिटिकल डिलेमा। अब पॉलिटिकल डिलेमा में पहले पॉइंट आता है एंटी इंडिया रिजिम। अब दोस्तों क्या हो रहा है, हमारे आस पड़ोस देशों में जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो चुकी है और वो एंटी इंडिया में बदलती चली जा रही है। यानी जो आस पड़ोस की जो देश की सरकारें आ रही हैं वो एंटी इंडिया आ रही हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मालदीव्स का एग्जाम्पल सबसे पहले दिया है राइटर ने, और आपको पता है मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया भी था। मालदीव्स में अभी भाई नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं और वो नया प्रेसिडेंट खुल्लम खुल्ला सीधा आपको देखने को मिलेगा वो इंडिया के खिलाफ है, एंटी इंडिया स्टांस रखता है और वो प्रो चाइना है, चाइना के प्रति उसका ज़्यादा झुकाव है। प्रेसिडेंट बनते ही उसने क्या बोला कि जो इंडिया के जवान आज के समय पर मालदीव्स में प्रेजेंट है, देश छोड़ दो, यानी मालदीव्स को छोड़ के चले जाओ, इंडिया जाओ वापस। ठीक है, तो ये एंटी इंडिया जो रिजीम है दोस्तों वो शुरू हो चुका है। कहोगे केवल एक ही देश तो है, मालदीव्स ही तो है? नहीं, अभी बांग्लादेश के अंदर में इलेक्शंस आने वाले हैं और बांग्लादेश में जब इलेक्शंस आ रहे हैं दोस्तों तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक नई सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा यहाँ पर कहना है लोगों का। और वो जो सरकार आई है वो खालेदा जिया की सरकार आने वाली है और ये व्यक्ति भी क्लियरली एंटी इंडिया आइडियोलॉजी के साथ में चलता है। ठीक है, ये भी भारत के खिलाफ में, पूरी तरह से अगेंस्ट में। तो ये जैसे अगर आता है तो आप कह सकते हो ये दूसरा देश हो जाएगा जो एंटी इंडिया हमारे बराबर में होगा। ठीक है, तो ये डिलेमा आपको देखने को मिल जाता है, एक पॉलिटिकल डिलेमा। दूसरी जो दुविधा आपको नजर आएगी वो है स्ट्रक्चरल डिलेमा। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना का इन्फ्लुएंस। अब चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बाकी सारे देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, मालदीव्स में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये हमने जान ला। अब बचा श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। इनके ऊपर कंट्रोल किसका है, चाइना का है। म्यांमार को आज हथियार सप्लाई कर रहा है, म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। वहाँ की मिलिट्री पूरे सरकार को चला रही है, कोई सरकार वगैरह कुछ नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री का कंट्रोल चल रहा है। मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है चाइना, हथियार सप्लाई कर रहा है चाइना। श्रीलंका आज के समय पर कर्जे में डूबा पड़ा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है चाइना से, और श्रीलंका भी चाइना प्रो चाइना हो चुका है। अपना हम्मंदो तो पोर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे चाइना को सौंप दिया है। और पाकिस्तान आपको पता ही है, वो चाइना के पैसों पर ही पल रहा है। ठीक है, बहुत सारा अमाउंट, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर में पाकिस्तान के अंदर जो पैसा खर्चा है वो चाइना ही खर्च रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। तो चाइना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ता चले जा रहा है, क्योंकि आस पड़ोस के देशों में इसका इन्फ्लुएंस तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और भारत के पास में इसके जितने रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो कम रह जा रहा है। और दुनिया या फिर हमारे आस पड़ोस के देश चाइना की तरफ ज़्यादा झुकते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेस। समझ गए। एक और डिलेमा है, वो है नॉर्मेटिव डिलेमा। अब ये समझना यहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुत धीरे धीरे ना चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो भारत का जो अप्रोच रहा है वो हम प्रॉपर, आप कह सकते हो नॉर्मल तरीके से चलते हुए नजर आए, जबकि चाइना प्रॉपर नियम कानून के चलता हुआ नजर आया है। ठीक है, हम लोग नियम कानून से चल रहे हैं, लेकिन चाइना कोई भी यहाँ पर नियम कानून से नहीं चल रहा है दोस्तों। अगर आप देखोगे, इसने कई सारी प्रकार की जो अपनी नई नई तकनीक है वो अपनाई है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का आपने नाम सुना होगा, है ना, जिसमें ये क्या करता है, किसी देश को देखता है उसको पैसों की ज़रूरत है तो खूब सारा पैसा दे देगा, लोन चढ़ा देगा उसके ऊपर में, और लोन देने के बाद में वो जो देश है वो उसके जाल में फंस जाएगा। इतना लोन दे दिया कि वो देश अब लोन चुका नहीं पा रहा। अब जो चाइना बोलेगा वो तो करेगा ही, ऑब्वियस ही बात है वो। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर चाइना ने धीरे धीरे अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बढ़ा दिया है। और एक और प्रॉब्लम भी है, वो है लिमिटेड चॉइस। बाकी देशों के पास में ज़्यादा चॉइस है भी नहीं दोस्तों। अब चाइना ऑफर करे, चाहे कैसे भी ऑफर करे, देशों को सपोर्ट मिल रहा है, उन्होंने यहाँ पर उसको एक्सेप्ट किया। कोई दूसरा आता फिर देने के लिए, अगर यहाँ पर चाइना नहीं देता, कोई दूसरा आता देने के लिए, तो वो सामने खड़ा होता ना, तभी तो उससे लेते वो। अब उनके पास में कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया, कोई ज़्यादा चॉइस थी नहीं उन कंट्रीज़ के पास में, तो कहीं ना कहीं वो चाइना के प्रति ज़्यादा टिल्ट हो जाती हैं। हम लोग ये भी देख पा रहे हैं, जो कि अगेन भारत के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ चले जा रहा है, क्योंकि चाइना का जो डोमिनेंस है वो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अब चाइना कहीं ना कहीं भारत को किस तरीके से बाहर रखने की कोशिश कर रहा है अपने कंट्रोल से, ये देखो। सबसे पहली चीज़ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का मेन पर्पस क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को अपनाना। ये जो प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट करना, दुनिया भर के छोटे छोटे देशों को लोन दे देकर अपने जाल में फंसा कर इस प्रोजेक्ट के साथ में जोड़ना, फिर उनके साथ में व्यापार करना और व्यापार में अपना प्रॉफिट बनाना, उनको लॉस में लेकर जाना। तो ये जो BRI है दोस्तों, अपने आप एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका मेन पर्पस है अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करना, कनेक्टिविटी, व्यापार वगैरह करना। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि इस चाइना के पास में फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ हैं, पैसा है, रिसोर्सेस हैं, उसके ही तो फ़ायदा मिल रहा है। और इंडिया के पास में ये रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है, इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज चाइना ले जा रहा है। समझ गए। अब इंडिया भी यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के पर्पस से एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, बट चाइना का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि आज के समय पर अगर दुनिया में कोई 2 सुपर पावर कंट्री खड़ी हैं जो आपस में भिड़ने को तैयार हैं, और ये सब देशों को दुख भी रहा है, वो है अमेरिका और दूसरा है चाइना। समझ गए। और चाइना ने अपनी अप्रोच हर जगह पर अलग दिखाई है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल आया। अब तालिबान से पहले जब सरकार थी तब चाइना बातचीत नहीं कर रहा था, अब तालिबान आ गया। अब तालिबान जब आया तो देशों ने अफगानिस्तान पे सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए, कोई देश बातचीत करने को तैयार नहीं था। लेकिन चाइना ने सही मौका देकर तालिबान के साथ में रिलेशंस इंप्लीमेंट कर दिए, ताकि अफगानिस्तान से जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो रॉ मटेरियल है, उसको निकाला जा सके। इतना ही नहीं दोस्तों, म्यांमार के साथ में पहले रिलेशन नहीं थे, मिलिट्री के रूल आने के बाद में रिलेशन चाइना ने अपने डेवलप कर लिया। अब कोई देश यहाँ पे म्यांमार को सपोर्ट नहीं करा, म्यांमार के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाने को तैयार हैं कि भाई डेमोक्रेसी वापस लाओ, लेकिन चाइना कह रहा है नहीं 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 नहीं, मिलिट्री को सपोर्ट करेंगे हम। मिलिट्री को यहाँ पर वेपन से सपोर्ट किया। श्रीलंका जब क्राइसिस से हिट हुआ बुरी तरह से, तो उसको भी यहाँ पर उस जाल में फंसाया। तो इसकी जो टेक्निक है वो थोड़ी अलग है। हर एक कंट्री के साथ में इस तरीके के रिलेशंस को यहाँ पर ये इंप्लीमेंट करना चाह रहा है आज के समय पर। ठीक है,
फिर दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको देखने को मिल जाती है वो यह है चाइना के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट होना। भारत के, आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच में कई सारी जगह पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, लेकिन भारत को लेकर ये ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ में भले ही इसका कई सारे स्टेटमेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम ले लेंगे, ये एरिया हमारा है, वो एरिया हमारा है, तो इंडिया को लेकर ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आते। हाँ, स्टैंड ऑफ वगैरह हुआ है, उस स्टैंड ऑफ में हम लोगों ने यहाँ पर पीछे घसीटा भी है चाइना को, लेकिन यहीं पर पता है गेम खेल जाता है। पहले तो एक देश के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट करेगा, विवाद करेगा, फिर उसके साथ में यहाँ पर कहेगा नहीं नहीं चलो इसको रिजॉल्व करते हैं, बैठकर बातचीत करें, और बैठकर बातचीत करने के साथ में उसके साथ में रिलेशंस बनाने की फिर कोशिश करेगा, उसको अपना पार्टनर बनाने की कोशिश करेगा। यही चीज़ यहाँ पर चल रही है। तो उसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर अलग तरीके से है, जिसकी वजह से भारत के आस पड़ोसी देश कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इंडिया क्या यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स इसको फेस कर रहा है, क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहा है, भारत को क्यों इतनी दिक्कतें हो रही हैं? पहला रीज़न है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेजेंस कम हो जाना। आपको पता है साउथ एशिया से यूएस जो है खिंच चुका है, थोड़ा पीछे जा चुका है, अफगानिस्तान में प्रेजेंट था, वहाँ से भी जा चुका है। ठीक है, कई सारी कंट्रीज़ में इसका इन्फ्लुएंस इतना था यूएस का एक समय पर, वो सब इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ ना, जगह क्रिएट हुई, वो चाइना ने यहाँ पर भर दी। यूएस ने एक जो वैक्यूम क्रिएट किया वो चाइना ने फिल कर दिया, जहाँ जहाँ से यहाँ पर यूएस भाग रहा है। ठीक है, जिस जिस देश में यहाँ पर आया था, वॉयलेंस वगैरह क्रिएट किया, लंबे समय तक अफगानिस्तान में रुका रहा, जहाँ जहाँ से यूएस निकला वहाँ पे चाइना ने पैर रख दिए अपने। ठीक है, तो ये आप लोग दोस्तों देख पाओगे, ये एक चाइना कार्ड है जो कि यहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा अपनी रणनीति को तय करके खेल रहा है, और इस चक्कर में ज़्यादा कंट्रीज़ का झुकाव आज के समय पर, या फिर कह सकते हो कि जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में आप देख पाओगे चाइना का राइज होना, चाइना एक पावरफुल देश की तरह पूरे दुनिया में इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करना कई सारे देश फेवर में समझते हैं कि यहाँ पे हमको फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें हमको मिल पाएंगी। समझ गए? अब सवाल यह है कि आखिरकार इसका परिणाम क्या होगा? जिस तरीके से ये बदलाव हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? इसका रिजल्ट हमें धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन जो भी होगा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ये हमको पता चल रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों रिलेशंस जो हैं उनके बीच में काफ़ी बड़ी टकरार हमको देखने को मिलने वाली है। सवाल यह है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। अब इंडिया को बहुत सारे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, जैसे कि हमें जो हमारे फ्रेंडली हैं, ठीक है, कंट्रीज़, उनके साथ में रिलेशंस को मेंटेन करना होगा। भारत को देखो क्या करना होगा, जो अपना बायलेटरल और मल्टीलेटरल रिलेशंस हैं अलग अलग देशों के साथ में, हमारे पड़ोसी देशों के साथ में, उनको बिल्ड करना होगा। उनके साथ में अब चाइना को देखो, देशों को पता है कि हाँ चाइना आगे ग्रो कर रहा है, अब वो देश भी चाहते हैं हमारा फ़ायदा, उस चक्कर में चाइना के प्रति जा रहे हैं, लेकिन उनको ही पता है कि चाइना की हरकत कैसी है, क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, क्या क्या डिप्लोमेसी चाइना यूज़ करता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ करके, एक तो सबसे पहली चीज़, हमें दूसरे देशों के साथ में ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, विश्वास दिलाना ज़रूरी है। विश्वास पे ही फिर सारी चीज़ें यहाँ पर कॉपरेट होती हुई चलती हुई नजर आएंगी। समझ गए? तो इंडिया को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जोर देना होगा किसी भी देश के साथ में उसके हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर में हमें उसको सपोर्ट करना होगा, असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना होगा, व्यापार, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट का सपोर्ट तक देना होगा। इस मामले में पार्टनरशिप करना ज़रूरी है। तो इंडिया का मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए? रिलायबल, एक विश्वसनीय, ट्रस्टेबल और कंस्ट्रक्टिव पार्टनर बनना। अगर विश्वसनीय होगा, किसी पर्टिकुलर कंट्री के प्रॉब्लम में अगर वो इंडिया काम में आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो दूसरे देश हैं उनकी जो आप कह सकते हो कि झुकाव है वो ऑब्वियस ही बात है इंडिया के प्रति देखने को मिलेगा। समझ गए? तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है दोस्तों वो थोड़ी अडेप्टेबल होनी चाहिए अपनी नेबर कंट्रीज़ के साथ में। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। थोड़ा बहुत जो वो देश चाह रहे हैं उसके हिसाब से भी काम करना, ठीक है। जो करंट लीडर्स आज के समय पर अलग अलग देश के, उनके साथ में बातचीत करना, एंगेज करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता क्या है ना, कि केवल अगर आप देखोगे, मान लो जो सरकार में है, केवल उसके साथ में बातचीत करना ठीक है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पर केवल वहाँ तक बातचीत को रोक देना सही नहीं है। जो सरकार में नहीं भी है, मान लो कोई पर्टिकुलर कंट्री है, उसमें कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज, जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं, जो सरकार में नहीं है आज के समय पर, लेकिन हाँ वो आ सकती हैं कल सत्ता में, उनके साथ भी बातचीत करना ज़रूरी है। ठीक है, उनके साथ में भी रिलेशंस मेंटेन करना ज़रूरी है। हो सकता है कल वहाँ पे बदल जाए, और अगर कोई नेक्स्ट आ जाए और हो सकता है उसके रिलेशन, मतलब उसका झुकाव चाइना के प्रति ज़्यादा हो, तो उनके साथ में भी कॉन्टैक्ट, एंगेजमेंट करना ज़रूरी है, बातचीत करना ज़रूरी है दोस्तों। समझ गए? तो ये टेक्निक्स का यूज़ करके हम अपने अलग अलग देशों के साथ में रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ फाइनली आता है हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन हमारा इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या बोलता है?
डिस्कस द जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे भारत का जो यहाँ पर आप कह सकते हो पड़ोस में जितने भी यहाँ पर हमारे देश हैं उसको लेकर क्या क्या जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं जो भारत फेस कर रहा है, भू राजनीतिक चुनौतियों क्या क्या हैं जिसके ऊपर जो कि आज के समय पर इंडिया फेस कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जाता है कि हाउ कैन इंडिया नेविगेट दीज चैलेंजेस टू स्ट्रेंथन इट्स इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। कैसे भारत इन चुनौतियों का सही उपयोग करके अपना जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो इम्प्रूव कर सकता है। अभी चाइना तेज़ी से बढ़ता चले जा रहा है, ठीक है, उसको देखते हुए हमें क्या नीतियाँ अपनानी चाहिए, क्या क्या चेंजेस हमें करने चाहिए और कैसे दूसरे कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने चाहिए। ये बात आपने यहाँ पर मेंशन करनी है 250 शब्दों में। ठीक है, एक बढ़िया आंसर आप लिख सकते हो, इसके ऊपर में खुलकर लिख सकते हो, एक फ्री आंसर आपको ये नज़र आता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी इसको अच्छे से समझकर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। अपने निकटतम पड़ोस में भारत के सामने आने वाली भू राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करें। चीन के उदय और क्षेत्र की बदलती गतिशीलता को देखते हुए भारत दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव मजबूत करने के लिए इन चुनौतियों से कैसे निपट सकता है, इसको समझाएं। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। चलिए आते हैं अगले एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है नो मोर हॉट एयर अबाउट एयर पोल्यूशन। क्या है ये पूरा मैटर समझते हैं। पहली बात यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो पर्टिकुलर मेंबर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ये हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, कहाँ से आता है, और साथ ही साथ में जो CPI स्टेट कमेटी है केरला के अंदर में उसके सेक्रेटरी भी हैं। अभी जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी है उसके अगेंस्ट में थोड़ा बहुत उन्होंने यहाँ पर लिखा है और मेंशन किया है स्पेशली एयर पोल्यूशन को लेकर। एयर पोल्यूशन को लेकर गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्पेशली 2014 में जब सरकार आई थी तो उसके बाद से काफ़ी वादे किए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के, लेकिन कोई अच्छे स्टेप उठाए नहीं, प्रॉमिस पूरे नहीं किए। तो क्या कहते हैं आप समझते हैं। सबसे पहली चीज़ राइटर ये बोलते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, बीजेपी के एक मेंबर, इन्होंने यहाँ पर जो 2014 के इलेक्शंस के अंदर में प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस भूल गए। क्योंकि यहाँ पर इनका जो यहाँ पर मैनिफेस्टो था, आपको पता ना इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हमारी सरकार आ गई तो ये करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं आपको याद दिलाने के लिए जो मैनिफेस्टो है उस समय का उसका पेज नंबर जो 36 है वो पढ़ता हूँ। तो पेज नंबर जो 36 है मैनिफेस्टो का, बीजेपी के मैनिफेस्टो का, वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया और उन्होंने बोला कि उसमें लिखा हुआ था कि जो प्रेजेंट जनरेशन है दोस्तों, उस समय की जो जनरेशन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको दुनिया को एक अच्छा प्लेस बनाना है, एक बेटर प्लेस बनाना है हमारे फ्यूचर के लिए, है ना। हमें एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन, पीपल, इन सब के लिए काम करना है। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए हमें स्टेप्स उठाने होंगे, है ना। सीरियस तरीके से काम करना होगा। हमें इकोलॉजिकल ऑडिट करने होंगे प्रोजेक्ट्स के। जो पोल्यूशन आज के समय पर कई सारे शहरों के अंदर में है उसके ऊपर यहाँ पे हमें रिसर्च करनी होगी ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। पोल्यूशन कंट्रोल को हमेशा हमें पहले स्टेप पर रखना होगा। ये बातें मैनिफेस्टो के अंदर मेंशन की गई थी। लेकिन राइटर बोलते हैं ये बातें मेंशन की गई लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ये केवल प्रॉमिस था और आगे भी यहाँ पर यह प्रॉमिस ही रह गया। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि सरकार ने जब स्टार्टिंग के 5 साल रूल किया, शासन किया, फिर 2019 में वापस इलेक्शन हुए। अब अगेन यहाँ पर सरकार ने फिर प्रोक्लेम किया कि हम लोग क्या करेंगे, पोल्यूशन, मतलब सरकार ने ये बताया कि हमने पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी बनाई। उसके बाद इन्होंने अगेन अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया कि हम लोगों ने कई सारी प्रकार की जो अच्छी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हमने पिछली सरकार में ओपन की हैं, कई सारी स्ट्रैटेजीज़ तैयार की हैं। शहरों के अंदर में पोल्यूशन का लेवल कम किया है, जो रिवर्स हैं उनको साफ़ किया है। कई सारी जो मेजर सिटीज़ हैं दोस्तों वहाँ पे लेवल ऑफ पोल्यूशन कम हुआ है। नेशनल कैपिटल में पोल्यूशन कम हुआ है। ठीक है, हम आगे भी फोकस करेंगे कि कम से कम जो हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा शहर हैं उसको हम प्रदूषण फ्री बना सकें। तो ये चीज़ें यहाँ पर दोबारा से मेंशन किया गया। अब राइटर बोलते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पे गवर्नमेंट है फिर अगेन जो प्रॉमिस किया था वो भी प्रॉमिस केवल प्रॉमिस रह गया। ठीक है, उसको भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की। अब उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है। राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आप देखोगे
ये जो मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटीज़ हैं, कई सारे ऐसे शहर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर मतलब 10-10 लाख से ज़्यादा की आबादी है, ठीक है। वहाँ पर लोग आज के समय पर बहुत प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। राइटर का कहना यह है कि अभी IQ एयर रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और जो IQ एयर रिलीज़ हुआ था उसके अंदर में मेंशन किया गया कि जो दुनिया की एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, ठीक है, 2022 की जो दुनिया की एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, इसमें बताया गया कि भारत के 39 शहर आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी दुनिया में जो 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं दोस्तों, 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ जो हैं, इनमें से जो 39 पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वो केवल और केवल इंडिया से आती हैं। दुनिया के 50 शहरों में से 39 केवल भारत से आती हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और 2019 में एक लैंसेट स्टडी यहाँ पर फाउंड की गई थी, जिसमें यहाँ पर लैंसेट स्टडी ने यहाँ पर बताया कि लगभग 1.6 मिलियन के आसपास डेथ इंडिया के अंदर में एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं, ठीक है। और आगे भी यहाँ पर जो ये पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं और बहुत सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की जान लेता हुआ चले जाएगा अगर हमने इसको सही से कंट्रोल नहीं किया तो। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने मेंशन किया कि दोस्तों ये जो एयर पोल्यूशन है ना, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी प्रकार की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती हुई चली जा रही हैं। ये वायु प्रदूषण अकेला रिस्पॉन्सिबल है कई सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए, ठीक है। 50% जो केसेस दुनिया भर में आ रहे हैं जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, अस्थमा के केसेस आ रहे हैं। 13% ग्लोबल बर्डन जो है वो इंडिया के अंदर में है ना। तो अस्थमा के केसेस भी भारत में सबसे ज़्यादा हैं, रेस्पिरेटरी के केसेस भी भारत के अंदर में बढ़ते चले जा रहे हैं, कैंसर के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्ट्रोक के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, वो है ये पोल्यूशन। तो जो शहर हैं यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों का, जो ये जीवन है उसका समय थोड़ा सा कम होता हुआ चले जा रहा है। एवन राइटर बोलते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, यहाँ पे बोला गया है कि भारत आज के समय पर हर साल लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए कहीं ना कहीं लॉस कर रहा है इस पोल्यूशन की वजह से। इतनी डेथ हो रही है, इतना नुकसान हो रहा है। फिर यहाँ पर इन्होंने ये भी मेंशन किया कि वाइल जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है दोस्तों, ठीक है, ये भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि भाई इस प्रकार का जो प्रोग्राम है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें 131 जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं वहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात की गई। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई ज़्यादा अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो हमको देखने को मिला नहीं। अभी हाल ही में G20 भारत ने होस्ट किया था, ठीक है, G20 मीटिंग हुई थी ना इंडिया में, आपको पता होगा, सारे वर्ल्ड लीडर्स आए थे भारत में। तो हमारी सरकार ने क्या किया कि उस G20 को हमने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया, हमने अपने आप को विश्वगुरु की तरह यहाँ पर दिखाया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रियलिटी थोड़ी सी अलग है। हमारे देश के अंदर में पॉल्यूशन की वजह से जो लोगों की कंडीशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। इवन यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों एक लिमिट सेट कर रखी है कि जो वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन में जो PM 2.5 होता है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा ना यही पार्टिकुलेट मैटर यानी छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े, बहुत छोटे साइज़ के कंकड़ के टुकड़े जो बहुत नुकसानदायक होते हैं, ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, हमारे बाल से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, दिखाई ना दें। तो वो कहीं ना कहीं इसकी जो लिमिट होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए, है ना, 5 UGM3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंडिया आज के समय पर इससे बहुत आगे निकल चुका है और भारत के अंदर में यह पोल्यूशन लेवल सारी लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है। अब उतना ही नहीं, अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि भारत सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया और वो जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, वो अप्रूवल दिया गया है वो बिल्कुल गलत था। हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट से संबंधित कानून है उसके अंदर में हाल ही में सरकार ने बदलाव किए और वह बदलाव कहीं ना कहीं हमारे जंगलों को और बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ पर प्रोजेक्ट्स को और ज़्यादा छूट दे दी गई है। उनके प्रोटेक्शन की बात होनी चाहिए थी, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन की बजाय प्रोजेक्ट्स को, डेवलपमेंट को छूट दी गई है, जिससे वो जंगल बर्बाद होंगे। फिर इनका कहना यह है कि जो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान है, वो ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान अगर आप देखोगे दोस्तों, तो वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा हमारा निकोबार आइलैंड की जो ये सुंदरता है, वहाँ पे जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, उसके ऊपर सीधा अटैक है। क्योंकि आपको पता है ना, ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर क्या है कि उस निकोबार आइलैंड को पूरी तरह से डेवलप करना, कॉम्प्लेक्स एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ों को डेवलप करना, ये सारी चीज़ें बनाना। तो इसका डिजास्टरस इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा वहाँ पे आसपास के समुद्र के पानी को, वहाँ की एनवायरमेंट कंडीशंस को, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। इतना ही नहीं, सरकार का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया और उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाया हमारे कैपिटल की एयर को, यानी कि न्यू दिल्ली की एयर को। 20,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट था, जिसके तहत हम लोगों ने कई सारे प्रकार के जो पेड़ हैं वो हटाए। उसके बाद हम लोगों ने पार्लियामेंट बनाया, बहुत सारे और भी डेवलपमेंट्स करे। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़रूरी नहीं था, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है।
ठीक है। इतना ही नहीं, अभी इंडिया के अंदर में आपको पता है, स्पेशली दिल्ली के अंदर नोएडा में जो बिल्डिंग है, दो ट्विन बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, ट्विन टावर शायद बोलते हैं उसको, तो वो यहाँ पे गिराया गया, जिसमें से 80,000 टन के आसपास जो डेब्रिस है, जो कूड़ा है, करकट है, वो यहाँ पर रिलीज़ हुआ। उससे भी यहाँ पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होता हुआ नजर आया। बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं आज के समय पर, प्राइवेट व्हीकल्स हैं, लगभग दिल्ली के अंदर में 2021 में 3.38 मिलियन से ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स हो चुके हैं। इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इस सारे पॉइंट्स के ऊपर में जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो ध्यान नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर इतना रिस्पॉन्सिबल बनना ज़रूरी नहीं है हमें। अभी यहाँ पर देखो, बोला ये भी जा रहा है कि जब ये पोल्यूशन होता है, इसके पीछे के ये सारे मेजर कारण हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जब प्रदूषण हो रहा होता है तो हम लोग डाल देते हैं फार्मर्स के ऊपर में, स्पेशली ठंडियों के समय पर, कि जो स्टबल है, जो पराली है, वो फार्मर जला रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। बट ऐसा नहीं है, उसके पीछे पराली के अलावा भी कई सारे रीजन्स है, ज़रा उसको भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर राइटर बोलता है कि देखो, ये जो आज के समय की अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको हमें अपनाना चाहिए। भाई ये एक अलर्ट है हम सभी लोगों के लिए, इसको यहाँ पे फोकस में रखना होगा, ताकि हम लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनका जो जीवन है, उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें और उनकी जीवन शैली को बढ़ा सकें। ठीक है, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सीरियस होगी तो यहाँ पे उनको टाइम निकालना चाहिए और टाइम निकालकर ऐसे मामले को डिस्कस करना चाहिए। अभी यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर में सेशन होगा, विंटर सेशन शायद स्टार्ट हो चुका है, तो विंटर सेशन के अंदर में पार्लियामेंट में ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इसको उठाना चाहिए, एयर पोल्यूशन का टॉपिक डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, अगर हम डिस्कशन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो गवर्नमेंट है, इनको सभी पार्टी को साथ में मिलकर अर्जेंटली मीटिंग करने के साथ साथ यहाँ पर बोलना चाहिए कि जो भारत है, भारत को एक लड़ाई लड़नी होगी हमारी एयर पोल्यूशन के खिलाफ में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये करने के लिए हमें सभी पार्टीज़ को साथ में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात यहाँ पर राइटर ने मेंशन की। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली क्या ये मेंशन करना चाहते हैं। हर एक वर्ड मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे आते हैं उसके बाद में अगले आर्टिकल पर। अब दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल जो है आज का, जो ये एडिटोरियल है, ठीक है, अब ये महुआ मोइत्रा के ऊपर है। कल भी मैंने आपको बताया था, वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया था, लेकिन आज एक एडिटोरियल आया है और ये एडिटोरियल क्या बोलता है ज़रा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा, पहले थोड़ा सा मैटर जान लो। ये जो आपको यहाँ पे महिला दिख रही हैं, इनका नाम महुआ मोइत्रा है, टीएमसी पार्टी से आती हैं। अभी क्या है, ये लोकसभा की मेंबर थी। ठीक है, इनकी जो सदस्यता है वो ख़त्म कर दी गई है। क्यों? इनके ऊपर इल्ज़ाम था कैश फॉर क्वेरी स्कैम का, यानी कि यहाँ पर इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में सवाल पूछे क्योंकि यहाँ पर किसी बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुँच सके, और उसी बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उस बिजनेसमैन से पैसे लिए इन्होंने, जिसकी वजह से यहाँ पर सवाल पूछे गए इनके थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का जो यहाँ पर प्रॉब्लम है पहले भी हो चुका है, जिसको बोलते हैं इन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे हैं किसी व्यक्ति से। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर में क्वेश्चनिंग किए ताकि उस बिजनेसमैन को ढेर सारा फ़ायदा पहुँच सके। समझ में आया आपको? तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के स्कैम के तहत क्या हुआ, इनके ऊपर कार्रवाई चली, सारा मैटर एथिक्स कमेटी के पास में पहुंचा, लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास में, और उस एथिक्स कमेटी ने अपना यहाँ पर जो ऑर्डर है वो दिया, और उस ऑर्डर के तहत यहाँ पर इनकी जो सदस्यता है वो ख़त्म कर दी गई। लेकिन राइटर ये बोलता है कि जो इनकी सदस्यता ख़त्म की गई है महुआ मोइत्रा की, वो गलत है, हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहना है। क्यों, मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो एथिक्स कमेटी ने अपना डिसीजन लिया, ये बिल्कुल बैड है, इनका कहना यह है। ठीक है, ये सरप्राइजिंग था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज इसको लेकर मैटर भी उठा रही हैं, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ऐसे पहले भी कई सारे मैटर हो चुके हैं। कैश फॉर क्वेरी का स्कैम हो चुका है, लेकिन कैश फॉर क्वेरी में जो पहले के मैटर हुए थे वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। ठीक है, या अगर हम बोला जा रहा है कि जो पुराने मैटर थे, अगर पुराने मैटर, क्योंकि ऐसे ना कैश फॉर क्वेरी के स्कैम पहले भी हैं और वहाँ पर भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी कई सारे एमपीज़ की, लेकिन तो उस समय पर एविडेंस था, वीडियो का एविडेंस था। इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और बात यह भी है कि बोला जाता है कि महुआ मोइत्रा ने अपने लोकसभा की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास में सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, लॉगिन आईडी वगैरह, पासवर्ड वगैरह सब कुछ होता है। तो इन्होंने यहाँ पर अपने लॉगिन आईडी, ये जितने भी यहाँ पर क्रेडेंशियल्स थे, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो सब उस बिजनेसमैन के साथ में शेयर की, जिसका नाम है दर्शन हीरानंदानी। ठीक है, तो इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने इस कमेटी के सामने ये बोला कि हाँ, मैंने अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह हैं वो बिजनेसमैन के साथ में शेयर किए थे, ताकि यहाँ पे पार्लियामेंट के क्वेश्चंस को अपलोड किया जा सके। इन्होंने खुद एडमिट किया है, लेकिन फिर भी इस एडिटोरियल में मेंशन किया जा रहा है कि ये काम पहले भी हो चुके हैं, तो इसके खिलाफ इतना ज़्यादा यहाँ पर होता नहीं है कुछ, इतना यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी की जो सदस्यता है वो रद्द नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ पर कर दी गई है, तो ये गलत है।
ये यहाँ पर ये एडिटोरियल के अंदर में मेंशन किया गया है, ठीक है, कि जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है इनको बिल्कुल एक क्रिमिनल एक्ट की तरह यहाँ पर ट्रीट किया गया है। जो पहले के केसेस हैं लॉगिन क्रेडेंशियल्स के, उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया था, लेकिन इस केस को इस तरीके से ही ट्रीट किया गया है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। इनका कहना है, जिन्होंने भी एडिटोरियल लिखा है, इसमें इनका कहना ये भी है कि देखो कि जो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पूरा मामला हुआ, इसमें ना थोड़ा सा और डिस्कशन करने का ज़रूरत था, और बातचीत करने की ज़रूरत थी, और रिसर्च करने की ज़रूरत थी। वो रिसर्च यहाँ पर नहीं हुई है। हालांकि इन्होंने यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल शेयर किए हैं किसी के साथ में, लेकिन यहाँ पर एडिटोरियल में बोला जा रहा है कि ऐसा केस पहले भी हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए था, समझ गए। ऐसा कोई यहाँ पर इस सिक्योरिटी को इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो एथिक्स कमेटी ने ज़्यादा सही काम नहीं किया है, इनको हटाकर इनकी सदस्यता ख़त्म कर थोड़ा और डिस्कशन होता, थोड़ा और बातचीत होती तो यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा बेटर रहता, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। आई होप दोस्तों आपको ये पर्टिकुलर एडिटोरियल भी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ आपको PDF में मिल जाएगी, और बाकी जो पेड ग्रुप की जानकारी है ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप मज़ा आया होगा, बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिली होगी। चलिए आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। जो नुब्रा वैली है ऊपर, ठीक है, नुब्रा वैली के जस्ट ऊपर नॉर्थन रीजन में दोस्तों यहाँ पर आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिल जाता है, ठीक है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।